जलाए हैं आंसुओं के चिराग, वहाँ वहाँ भी जलाए हैं आंसुओं के चिराग। जहाँ जहाँ भी हमें तीरगी नजर आई, जहाँ जहाँ भी हमें तीरगी नजर आई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन। फिर एक बार बर्दाश्त ग्रुप में एक नई शख्सियत का इस्तकबाल है। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं, बर्दाश्त ग्रुप की एक एक्टिव और मानवीय शख्सियत, बोर्ड ऑफ एजुकेशन से गहरा ताल्लुक़ और आपकी शख्सियत और आपकी सलाहियतों से आज हम आपको आगाह कराते हैं। हमारे साथ आज महबूबनगर से तशरीफ़ लाए हैं उस्मान अहमद बाहियाल साहब। ये शख्सियत किसी के तारुफ़ के मोहताज नहीं है हमारे ग्रुप में, जो एक बेहतरीन कलाम से, अदब से और अपनी भेजी हुई शायरी गज़लियात से हमेशा आगे आगे रहते हैं ग्रुप में। आइए मुलाकात करते हैं आज। उस्मान बाहियाल साहब, आपका बर्दाश्त ग्रुप में इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए आप महबूबनगर से तशरीफ़ लाए और बर्दाश्त ग्रुप में आपके साथी एक मुद्दत से आपका इंतज़ार कर रहे थे। चलिए, वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। आइए हम बात करते हैं उस्मान बाहियाल से। उस्मान बाहियाल साहब, जैसे कि हमारा पहला सवाल होता ही है सबके साथ, आपका बचपन और आपकी इब्तिदाई तालीम से कुछ वाकिफ़ करवाएं आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आली जनाब सदर बर्दाश्त ग्रुप मोहतरम मोहम्मद अली ज़ुबैदी साहब और हरकियाती नायब सदर हबीब उमर सग्गाफ साहब, मैं हमारे वालिद उमूमन मुशायरों की निज़ामत करते थे। कुछ अशार वो पहले पढ़ते थे, वो अशार से मैं शुरू करना चाह रहा हूँ, अगर नायब सदर साहब। अहलन व सहलन। लबों का दर्द टटोलो, लबों का दर्द टटोलो, यही है राह नजात। लबों का दर्द टटोलो, यही है राह नजात। लरजते कांपते होठों का एहतराम करो। हाँ, लरजते कांपते होठों का एहतराम करो। जी। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल। हाँ, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल। लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। एक हो जाओगे तो बन जाओगे खुर्शीद मुबीन। एक हो जाओगे तो बन जाओगे खुर्शीद मुबीन। वरना इन बिखरे हुए सितारों से क्या बने, बात बने। क्या बात है। वरना बिखरे हुए सितारों से क्या बात बने। आजकल एक शेर बहुत चल रहा है, जिनके खुदा कई हैं वो एक जगह बैठे हैं। जिनके खुदा कई हैं वो एक जगह बैठे हैं। जिनका एक खुदा है वो बिखरे पड़े हैं। हाँ, क्या बात है। वो बिखरे पड़े हैं। जिनका खुदा एक है वो बिखरे पड़े हैं। ये हालात पे शेर था। और मैं अपने बारे में बोलता चलूँ, मैं हमारा कबीला बाहियाल यमन से पहले बारकस आया। बारकस से हम कलवा कुर्ती को गए। कलवा कुर्ती हमारा वतन, हमारे वालिद वहीं पैदा हुए। हम लोग ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। कलवा कुर्ती से
हमारे दादा को नौकरी आने की वजह से हम लोग महबूब नगर मुंतकिल हुए। जी। मैं 25 दिसंबर 1959 में महबूब नगर में मदीना मस्जिद में पैदा हुआ हूँ और मेरी इब्तिदाई तालीम शुरू से, हालांकि सब भाई बहन पूरे उर्दू मीडियम पढ़े, मैं इंग्लिश मीडियम से तालीम हासिल किया हूँ। एक यूटोपिया स्कूल बल्कि महमूद साहब, मास्टर महमूद साहब और मेरे वालिद साहब एंग्लो इंडियन टीचर्स को ला के स्कूल शुरू करे थे, जो पुराने दवाखाने के पास था, जहाँ पर पहली जमात से 5वीं जमात तक तालीम होती थी, जिसमें मेरे सालार जंग सुलेमान अबू बकर जुबैदी साहब भी वही मदरसे से तालीम हासिल किए हैं। जी। उसके बाद 6वीं से 10वीं जमात तक MBC हाई स्कूल में तालीम हासिल किया हूँ मैं। क्या वो महबूब नगर में था? महबूब नगर में MBC, जहाँ पर सीट मिलना बहुत मुश्किल था। जी, क्यों, किस एतबार से सीट नहीं मिलती? किस एतबार से बोले तो पहले तो क्रिश्चियन स्कूल था, कॉन्वेंट स्कूल। अच्छा 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 अच्छा। जहाँ पर बाज़ाब्ता एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता था, उसके बाद सिलेक्शन होता था। जी। तो मेरा भी सिलेक्शन जब हुआ, कौन सी क्लास थी वो? 6th क्लास में, 6वीं जमात। अच्छा, यानी में 1st to 5th तक आप महबूब नगर के यूटोपिया स्कूल में, यूटोपिया उसके बाद स्कूल में। फिर MBC स्कूल में तालीम हासिल किया मैं, इंग्लिश मीडियम। वो एक ही स्कूल था जब मदरसा, जी। मेनोनेट ब्रदरन कॉन्वेंट हाई स्कूल उसका नाम, जहाँ पर पूरे एंग्लो इंडियन टीचर्स हुआ करते जी, एंग्लो इंडियन पूरे एंग्लो इंडियन टीचर्स, अंग्रेज़ वो लोग थे। वहाँ पर तालीम हासिल किया मैं। ऐसा स्कूल था जहाँ पर 8वीं जमात से कोट पहनना ज़रूरी था। रूल्स उनके, रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन, कुछ यूनिफॉर्म जी। वो यूनिफॉर्म वो लोग ही देते थे। हाँ। क्योंकि सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ही पढ़ते थे। 30 एक जमात में 30 बच्चे रहते थे, वो देते थे। उस ज़माने में मैं 10th क्लास फर्स्ट क्लास में पास किया मैं, और मैथ्स में जी 81 मार्क्स, बहुत खूब, 81 मार्क्स मैं हासिल किया मैथ्स में। और कहीं भी मैथ्स का कोई सेमिनार वगैरह होता था, हालांकि मैं इंटरमीडिएट पढ़ रहा था, मगर लोकल स्कूल वाले आजू बाजू गांव और मेरे वतन कलवा कुर्ती से मुझे बुला लेके गए। आप 21 मार्क्स कैसा लाए? जी, बड़ी बात। बच्चों को आप बताइए बोल के। और उसके बाद इंटरमीडिएट वहीं पे गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज एक ही था वहाँ पे जी। MPC से इंटरमीडिएट किया, वो भी फर्स्ट डिस्टिंक्शन में पास किया मैं, माशाल्लाह। उसके बाद MPC से मैं मेरे मामू के मशवरे पर कॉमर्स के लाइन में चले गया मैं जी। और मुझे टैक्सेशन में ले जाना चाह रहे थे, इनकम टैक्स टैक्सेशन के दौरान। उसके बाद MVS कॉलेज जी, महबूब नगर विद्या समिति आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन हुआ। नासर सालम बाबदर साहब मेरे से 1 साल जूनियर हैं। BCom में जब मैं एडमिशन लिया तो टॉप सीट, फर्स्ट सीट मुझे मिली थी अलॉटमेंट में। वाह भाई वाह जी। तो टॉप मार्क्स रहने की वजह से मुझे सीट मिली। उसके बाद हम पढ़ते गए। उसके बाद स्टैटिस्टिक एक सब्जेक्ट मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट था, अकाउंटेंसी था जी। 100 में 100 नंबर लाया था मैं। वाह भाई वाह, बहुत खूब। यूनिवर्सिटी में, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मेरा रैंक 8th था डिग्री करते वक्त में, माशाल्लाह। और मुझे 2 गोल्ड मेडल भी मिले थे BCom में। वाह वाह, बहुत खूब। उसके बाद तकलीफ़ें शुरू हो गई। ज़िंदगी में तकलीफ़ आती रहती है। मेरे आबा का 1982 में इंतकाल हो गया, मार्च में 1982। जब मैं डिग्री फाइनल ईयर में था। मैं डिग्री माशाल्लाह फाइनल ईयर, अप्रैल 82 में एग्ज़ाम है और 9 मार्च को मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। अल्लाह। अब मेरे लेक्चरर्स एक जुबैदा बेगम साहिबा, ओम प्रकाश साहब, राधा कृष्णा रेड्डी साहब, और तकरीबन सब लेक्चरर्स सोचने लगे ये बच्चा कहीं बिखर तो नहीं जाएगा, सदमे से कहीं बिखर। अब उसके बाद BK तेलंग साहब मराठे थे, मराठा के रहने वाले थे। उन्होंने फायर स्टेशन के पास, टीटी गुट्टा के पास रहते थे।
वो लोग सब मिलके एक ड्यूटी के जैसा बना लिए थे। रोज़ मुझे आना, दिलासा देना, अच्छा और अपनी तालीम हासिल करो, आप छोड़ो मत। जी। उसके बाद मैं बीकॉम का एग्ज़ाम लिखा, मैं 2 गोल्ड मेडल हासिल किया, शुक्र अल्लाह का। मेरे वालिदैन की दुआएं, जी उनके ख़दमों की तुफैल की वजह से, और मेरी माँ की हिम्मत, जी। मेरे साथ जो मेरी माँ की हिम्मत थी, मेरे अल्लाह भाइयों की हिम्मत, मेरे बहनों की, सब की हिम्मत थी। उसके बाद एमकॉम एंट्रेंस लिखना है, जी पैसे नहीं है जेब में, जी। बड़ा दिक्कत का ज़माना था, बड़ी बड़ा तंगी का दिक्कत का ज़माना था। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की फ़ीस सिर्फ 20 रुपये, कोई बड़े पैसे नहीं थे। तो मैं ऐसा पास हुआ बोल के एक मेरी फूफू के पास मिलने गया, मैं छोटी फूफू जिनके शोहर लेबर ऑफिसर थे, मिलने गया। तो उन्होंने, अरे शाबाश बेटा पास हुआ तू बोल के उन्होंने 40 रुपये दिए जटचला जाने की वजह से। जी। जटचला जब गया मैं, उन्हें 40 रुपये दिया। तो जब मेरे को हिम्मत बढ़ी, उसके बाद मैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिखा। लिखने के बाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जब 40 सीटें थे एमकॉम में, एमकॉम में जी, 20 उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, 20 बदरुका कॉलेज बोल के था, अच्छा 40 सीटें थे। उसके बाद सिकंदराबाद कॉमर्स कॉलेज में मैं सेकंड ईयर में आने के बाद उस दौर में भी उस्मान भाईजान सीट मिलने के लिए बड़ी मुश्किल होती थी, बहुत मुश्किल होती थी। एक तो बहुत मुश्किल होती थी, एक तो माशी मुश्किलात और दूसरे सीट मिलना भी मुश्किल होती थी। और मैं, क्योंकि कॉलेजेस बहुत कम थे ना, बहुत कॉलेज कम थे, बहुत कम थे। और काकतीय यूनिवर्सिटी भी नहीं थी जी, काकतीय यूनिवर्सिटी भी नहीं थी, वरंगल की यूनिवर्सिटी बाद में कायम हुई जी। अब उसके बाद 2 दिन बराबर मुसलसिल पढ़ता रहा मैं। पढ़ने के बाद यहीं हैदराबाद आ गया एंट्रेंस के लिए 2 दिन पहले आ गया मैं। मेरे को सेकंड सीट अलॉट हुई। वाह भाई वाह, बहुत खूब बात है, बहुत खूब। 40 में सेकंड रैंक मेरा आया। एमकॉम में अब एडमिशन लेना है, तो वही मेरे लेक्चरर्स ओम प्रकाश, राधा कृष्ण रेड्डी, ये लोग सब बैठे, जुबेदापा और जी मेरे टी गणेश साहब बोल के थे उन्होंने, सब लेक्चरर्स पूरे 7-8 लेक्चरर से बी के तेलंग साहब बुलाए सबको। बच्चा कहीं तालीम छोड़ देंगा, कहीं तालीम छोड़ देंगा। क्या लोग थे उस दौर के, कोई तफरका नहीं था, नहीं था कोई तफरका किसी के बारे में, एक मुस्लिम थे, बाकी पूरे गैर मुस्लिम थे, रेड्डी थे सब थे। तो वो लोग जमा करके मुझे 5,000 रुपये, 5,000 रुपये वो तो बहुत बड़ी बात। अरे वो जमाने कौन से साल की बात है ये? 1982। 1982। 5,000 रुपये जमा करे और मेरे को लाके दिए। जब हमारे दादा बाहयात थे, माशाल्लाह बाहयात थे, तो उन्होंने जब डॉक्टर मामड़ी मल्ला रेड्डी बोल के डीन ऑफ एजुकेशन थे, मेरे दादा के शागिर्द, उसके बाद वो वाइस चांसलर बने। कैसा है, उनको इत्तला मिली कि मोहम्मद सुल्तान साहब का लड़का, मोहम्मद सुल्तान बिन अवध साहब का लड़का, जो मुझे मुगल गिद्दा स्कूल में तालीम दिए थे, उन एमकॉम में एडमिशन लिया है। वाह। तब उन्होंने हॉस्टल्स के डीन थे। उसके बाद मुझे बुला भेजे उन्होंने घर को जी। मैं गया, जाके मिला तो उन्होंने अपना तारुफ खुद करा लिया। जब तक मुझे नहीं मालूम था, मैं आप साहब के दादा का शागिर्द हूँ, मैं, आप हिम्मत मत हारिए, हम आपको हॉस्टल दिलाएंगे, सब फैसिलिटीज़ दिलाएंगे। तो हॉस्टल मिल गया था? उसके बाद हॉस्टल मिलने का बहुत ही अजीबोगरीब है वाक़या, सुनो तो आप सब ताजुब करेंगे। तो तारनाका पे जब टी अंजाया साहब मिनिस्टर, वो थे चीफ मिनिस्टर थे जी, सुने होंगे आप, टंगटूरी अंजाया साहब, जी जी, टी अंजाया साहब मिनिस्टर थे जी। तो उनका एक प्रोग्राम चल रहा था, कहाँ पर, तारनाका पे जी। तो मैं भी ऐसी एक यानी हॉस्टल के लिए भी उस दौर में जद्दोजहद करना पड़ता, बड़ा रिकमेंड होना पड़ता, बड़ा रिकमेंड होना पड़ता था जी। तो अब को बोले थे कि कोई एमएलए का ने करा ले, एक सर्टिफिकेट दस्तखत करे तो कोई भी दे सकते हैं। वो तो हमारे लोग नहीं, कोई भी नहीं थे जब एमएलए।
अच्छा, MM हाशम साहब थे, MM हाशम मगर साहब थे। ख़त्म हो गया था उनका पीरियड। उनका भी दौर। तो TN साहब एक इनकम सर्टिफिकेट नमूने का एक टाइप कर लेके जाके और जलसे में कोने में ठहरा हुआ रहा, हमें हाथा मन लेके। हाँ जब ख्वाजा मानुद्दीन साहब उनके PS थे, जी। मैं जाके बोला ख्वाजा मानुद्दीन साहब मुझे ऐसा MLA साहब CM साहब आए हैं, एक दस्तखत होना, मैं ऐसा हॉस्टल में पढ़ लेता हूँ के। हम दोनों बात करते रहे तो अंजय साहब ऊपर से देखे मेरे को, गौर से देखे, देखने में ख्वाजा मानुद्दीन साहब नहीं 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 बोल के चले गए ऊपर। उसके बाद अंजय साहब हाथ से मेरे को ऊपर बुलाए, बुला के उन्होंने क्या बोले, बोले तो क्या होना बेटा तेरे को, बता ऐसा हॉस्टल होना है, कोई MLA दस्तखत करे तो मुझे हॉस्टल का सीट मिलती। बहुत कम से थे हॉस्टल्स, जब ये हॉस्टल, बी हॉस्टल, सीसा हॉस्टल, PG हॉस्टल 4 थे, आज करीब 62 हॉस्टल है। तो उसके बाद में उन्हें हंसने लगे, हंस के क्या बोले, बोलता अरे मैं चीफ मिनिस्टर हूँ ना यहाँ, अगर आप मेरे को दस्तखत करें तो मुझे हॉस्टल की सीट मिल सकती है, सोचिए आप, बोल के बोला मैं। तो जल्दी जल्दी दस्तखत कर दिए। और उसके बाद ख्वाजा मानुद्दीन साहब बोले चले बच्चे कुछ टाइम लगा दे। नहीं सर नहीं करना साहब, ऐसा नहीं करना, वो नहीं करना। बोले तो उसो मत बात करो आप, सुन रहे सदर साहब ये बात, वाह भाई वाह भाई वाह, उसो मत बात करो आप, मैं दस्तखत किया हूँ, आप स्टैम्प लगाओ दे दो। चलिए सी हॉस्टल में दाखिला हो गया। उसके बाद तालीम शुरू हो गई, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स मिले, बहुत ही अच्छी तालीम हासिल किया मैं। MCOM करने के बाद, MCOM कितने साल? 2 साल का MCOM किया मैं, कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे जब भी जॉब नौकरी आई, MCOM ख़त्म होने के बाद में अप्लाई करे या उसके लिए जुस्तजू करे? अप्लाई करा मैं। अप्लाई करने के बाद वहीं रहते थे हम, लाइब्रेरी में पढ़ते थे। उतनी तकलीफ नहीं हुई जॉब हासिल करने में? नहीं हुई कोई उस जमाने में कोई लेन देन नहीं था? नहीं कोई लेन नहीं देन नहीं। घर को लेटर आया, देखो आपको नौकरी का, आप आ जाओ जी। और ताजुब करेंगे मेरे को एक साथ 2 नौकरियां आए जी। एक आंध्रा बैंक में आई नौकरी, प्रोबेशनरी ऑफिसर के जैसा, मगर वो अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में आए थे। मैं वो नौकरी पे दिलचस्पी बता रहा था मैं। अच्छा। तो हमारे दादा हजरत इनकार कर दिए, बोले कि अब तू भी चले गया तो कैसा घर के पास है, अब तुम्हारे बड़े भाई नौकरी को बाहर है उन्होंने, अब तुम भी गए तो कैसा, ये नौकरी आई ना, ये नौकरी में जैन हो जाओ जी। अब रहा उर्दू से रग़बत के बारे में जी, मैं तो एक मिनट जी उर्दू के तरफ मैं कैसा मायल हुआ। यानी अब तक आपका माहौल पूरा इंग्लिश मीडियम और ज़्यादा तेलुगु में इसमें बात करने में था। उर्दू में कभी आए तो दादा से लोगों से बात कर लेते थे। अब उसके बाद जब तक मैं महमनगर में रहा, हमारे वालिद बाहयात थे, तो उनके साथ मुशायरे में साथ जाना, उनके बहुत सारे मुशायरों के नज़ामत किए वालिद साहब। एक दफ़ा अली अहमद जलीली साहब का जश्न जलीली बोल के मनाया गया 1980 में। किस मुकाम पर? महबूब नगर में 2 दिन हुआ था जश्न जी। और जश्न में हमारे वालिद साहब को अवॉइड किए, ये लोग अवॉइड किए, बिल्कुल अवॉइड कर दिए। क्यों बोले तो जब ग्रुपिज्म शुरू हो गया था, ये कुछ हैदराबाद के शायर, कुछ महमनगर के शायर, कुछ ऐसा, वो लोग ग्रुप मंदी करके ये लोग अवॉइड कर दिए। तो पहले दिन जो प्रोग्राम था, अजीज़ अहमद खां वारिसी साहब खवाल, उनका प्रोग्राम नटराज टाकिस में था। अच्छा। तो अजीज़ अहमद खां वारिसी साहब जब महबूबनगर आए, डाक बंगले में ठहरे, तो सबसे पहला सवाल उनका यही था, महवी साहब नजर नहीं आ रहे जी। और ये अवॉइड कर दिए थे? हाँ, अवॉइड कर दिए थे। अब तकरीबन यहाँ से जितने भी हैदराबाद के शोरा, दिल्ली के शोरा आए, तो हमारे पास एक मकान था जो हमारे वालिद साहब रखे थे, एक अलग से मकान, जिसमें वो लोगों को ठहरा करते थे। उस ज़माने में ठहरने की फैसिलिटीज़ नहीं थे, ज़्यादा कुछ भी नहीं थे। तो अब अजीज़ अहमद खां वारिसी साहब को समझ में आया कि ये कुछ है। उस ज़माने में उनकी मैटाडोर गाड़ी थी एक। अच्छा। मैटाडोर गाड़ी में अपने हारमोनी, तबला, अपने लोगों को लेके सीधा हमारे दीवान खाने में आ गए उन्होंने।
जी। आके 4 बजे से मगरिब तक पहले प्रोग्राम दिए। उसके बाद जो मुंतज़िमीन थे वो लोग शर्मिंदा होकर हमारे वालिद साहब को बुला लेके गए प्रोग्राम में। उस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट अजीत फिल्म एक्टर अब्दुल हमीद खान साहब। अजीत, क्या बात। हमारे वालिद साहब की नज़ामत। अजीत साहब बाजू बैठे हुए हैं, मैं बीच में बैठा हूँ। क्या बात है। 1980 में। तो वो बहुत ही अच्छी नज़ामत करते थे हमारे वालिद साहब। ऑल इंडिया मुशायरे भी कई नज़ामत किए, हैदराबाद में किए, महबूबनगर में किए जी, कर्नूल में किए, बेंगलुरु में किए जी। और दिल्ली के निज़ामुद्दीन साहब, उनका नाम करेक्ट नहीं बोल रहा मैं, शायर बहुत मशहूर शायर थे उन्होंने। जी। उन हमारे पास ठहरते थे। गुलबर से ऐसे खैरात नदीम साहब शायर, ख्वाजा शौक साहब और बहुत सारे बड़े बड़े शोरा। अच्छा। महबूबनगर अगर आए तो हमारे पास ठहरना। अब ये मुशायरा में बैठता था, खाली सुनता था, ये लेता था, मगर उर्दू की तरफ मायल होने का एक वाक़या आपको सुनाता हूँ मैं जी। तो उर्दू के कुछ लेक्चरर्स ठहरे हुए थे, अखिल हाशमी साहब, डॉक्टर अखिल हाशमी साहब, बेग एहसास साहब और इसरार साहब, शौक साहब और हिंदी के डॉक्टर मनमोहन साहब, कुछ नाम भूल रहा हूँ मैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब। तो मैं दोपहर में खाना खा के थोड़ी देर लेट के वापस आ रहा था तो वहाँ बीच में ठहरे हुए थे वहाँ कैंटीन के पास। बेग एहसास साहब मेरे को पूछे, प्रोफेसर बेग एहसास साहब जी, क्या आप खैलोला करके आ रहे हैं? क्या बात है। क्या आप खैरुल्लाह करके आ रहे हैं? तो आप क्या बोले? हाँ बोला मैं, हाँ बोल के आगे बढ़ गया। बोले तो यानी समझे नहीं आप? नहीं समझ में आया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हिंदी के थे, उर्दू भी जानते थे, वो सबके सामने उन्होंने मुझे ये करना नहीं चाहे, उन्होंने हजे उड़ाना नहीं चाहे। अरे उर्दू के टीचर के बेटे खैलोला। बोले तो क्या रे, हाँ, क्या समझ में आया तेरे को? हाँ बोल के आवा। तो क्या क्यों बोला पूछे, मैं हाँ बोल दिया बोला मैं। जी। अब उसके बाद उन्होंने बोले खैलोला। बोले तो खाना खाने के बाद में एक छोटी नींद लेने को बोलते रहे बेवकूफ़। हाँ हाँ अब तो उर्दू पढ़। हाँ। अब उसके बाद अब लाइक मैडम, आप लोग इससे पहले एक इंटरव्यू बताए थे हैदराबाद के बारे में। जी उनके शोहर लाइब्रेरियन थे वहाँ पे उस्मान यूनिवर्सिटी के। जी। अब वो उनसे थोड़े लोगों से मैं मशवरा करा कि मैं उर्दू सीखना चाह रहा हूँ, कैसा करेंगे? तो बोला मशवरा क्या दिए? बोले तो पहले आप दक्कन क्रॉनिकल पेपर खरीदो इतवार का, उसके बाद सियासत लो, उसके बाद कुछ तेलुगु जानते ना, आंध्र प्रभा अखबार लो इतवार का, खास तौर पे इतवार के एडिशंस रहते, न्यूज़ा एक ही रहते, 3 भी, इंग्लिश, उर्दू, तेलुगु। अब ऐसी पढ़ते जाओ, जुस्सुजू रही। अब उसके बाद मैं मरहूम ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, मेरे उस्ताद, उर्दू के उस्ताद, महबूबनगर से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने पानी टाई के पास रहते थे मदीना मस्जिद में। मैं दिल खोल के बोला मैं ऐसा मैं उर्दू सीखना चाह रहा हूँ मौल साहब। बोले तो वो लाइब्रेरी को ले गए मेरे को। लोग सब क्या समझ रहे थे? बोल तो अखबार पढ़ रहे हैं लोग बोल के, मगर गुफ्तगू चल रही थी उर्दू के बारे में। जी। और उसके बाद उर्दू अखबार पढ़ते गया। आजकल तो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहा हूँ, लिखने की मश्क चल रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मश्क करूँगा। अब उसके बाद नौकरी में पहली दफ़ा मैं जॉइन हुआ मद्दूर में। मद्दूर मेरा ससुराल भी है जी। मद्दूर में जॉइन हुआ, मगर 18 दिन ही काम किया मैं वहाँ पे। मैं सीधा सीधा जाके बोला मैं कि यहाँ पर खाना मिलना मुश्किल है मेरे को, और आना जाना भी मुश्किल है। रोज़ 18 से 25 किलोमीटर चलते थे हम। चलते थे नाजिर तालीम के साथ, जब नाजिर तालीम बोल के हुआ करता था उनके असिस्टेंट के जैसा जी। चलना 18 किलोमीटर, कभी 25 किलोमीटर, गुलबर्गा विटलापुर तक। तकरीबन गाँवों के नाम मेरे याद है, परसापुर, उड़मल गिद्दा, दामर गिद्दा, सजनापुर,
अपायापल्ली, हकीमपेट, सरजान खानपेट, चिटलापल्ली, ये सब रुद्राराम, ये जो एरिया है पूरे, इटलापुरी, कम से कम 178 गांव थे। 178 गांव को ये महबूबनगर के अतराफ आता कोडंगल, कोडंगल, सिर्फ कोडंगल में, कोडंगल में, गुलबर्गा तक, इधर हैदराबाद तक, बमराजपेट, हकीमपेट, सरजान खानपेट, एक गाँव में सब। मगर एक ख़ास बात क्या थी बोले तो ग़िज़ा बहुत अच्छी रहती थी उस ज़माने में, अच्छी खातिरदारी होती थी, अच्छी ग़िज़ा वालों को, देसी मुर्गी, मच्छी, वो जंगल का जानवर वगैरह खिलाते थे। उसके बाद एक इसका वसंत कुमार बोल के DEO मोहतमिम तालीम, जिसने मुझे गुस्से में कोडंगल पोस्टिंग दी थी, क्योंकि मैं उसके सामने जाके बैठ गया था। मैं उसको गुस्सा क्या था बोले तो इन पोस्ट ग्रेजुएट है, मैं ग्रेजुएट हूँ जी। तो उन कोडंगल में आया एक दिन, दबे पाँव आया, आके क्या क्या काम कर रहे हैं तुम बताओ, वो सब बोले। तो मैं उसको ले आके मेरा काम जो कर रहा हूँ मैं बताया। बताने के बाद में उसके बाद मैं शर्मिंदा हुआ और मेरे को महबूबनगर को ट्रांसफ़र कर दिया फौरी, वहाँ ठहरे। उसके बाद हमारे रामलू साहब बोल के थे ऑफिसर, D रामलू, उनको बोला ये बच्चे को मैं साथ लेके जा रहा हूँ जीप में, और इसका रिलीविंग ऑर्डर बाद में भेज दो आप। मैं इसे बहुत ही तकलीफ दिया हमें उसको। उसके बाद मैं महबूबनगर के DO ऑफिस को आया। DO ऑफिस में एक साहब पार्था सारथी साहब बोल के थे, उनके सामने लेके जाके मुझे पेश किया गया और ये कहा गया है कि ये बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट है, इसको काम सिखाओ, उसे आता है, काम सिखाओ। 2-3 साल में बहुत ही अच्छी तरह से परफेक्ट काम किए हम। उसके बाद फिर वहाँ से मैं यहाँ पे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन में आया। मैं 1 साल 1.5 साल की वजह से, खैर नहीं बोला, मगर अली अब्दुल्ला बावजीर वगैरह एक काम के सिलसिले में मेरे पास आए थे इंटरमीडिएट एजुकेशन में जी। जब तक मेरे को नहीं मालूम। मेरे पूछने से पहले इस मौजू पे आ गए आप, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए। अली अब्दुल्ला बावजीर लगा मुझे उठा लिए। हाँ, क्यों भाई? ये करेक्शन करना था मैं सर्टिफिकेट में, जो नहीं होने का काम था। उठा लिया। मैं परेशानी, ये क्या है भाई, ये लोग ऐसा सता रहे, क्या तो भी है। क्या जानते थे अली बावजीर? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। जब हमारे ससुराल आए, हमारे साडू साहब, सदर बर्दाश्त गुरु मोहम्मद अली जुबैदी साहब मेरे को तारुफ कराए, तो दोनों एक को एक मुंह देख ले रहे हैं। तो खैर उनकी वजह से मैं सीधा मस्कती कॉटेज को गया, हमारे कोटला अलीजा में। इब्राहिम मस्कती साहब से, जबकि कमिश्नर की अच्छी दोस्ती थी, मैं मेरे वतन जाना चाह रहा हूँ, मेरे को ज़रा भेजने का इंतज़ाम कीजिए आप। जब सेकेंडरी एजुकेशन, इंटरमीडिएट एजुकेशन एक ही था तो जी। और उसके बाद में उनकी बात थी, जब उस ज़माने में मैं महबूबनगर तो नहीं जा सका, मगर वहाँ से नलगुंडा चले गया मैं जी। नलगुंडा यहाँ से मैं आप उस्मान बाहियाल, आप हमारे अली जुबैदी का वाक़या कुछ बताए नहीं, थोड़ा सा वाक़या बताइए, क्या हुआ था अली बावजीर के साथ? अली बावजीर कुछ नाम के करेक्शन के बारे में एक सर्टिफिकेट में आए थे जी। तो नाम के करेक्शन के बारे में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन, जो अब अवैसी साहब का मकान हिमायत नगर में अब जो है ना जी, उसमें था बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन। तो क्या हुआ? तो वो सर्टिफिकेट नहीं होने का काम था वो जी। ये लोग इधर आओ बात करेंगे बोल के ले लिए मेरे को। उसके बाद में कार में फिराई करे, उसके बाद कुछ बोले तो नहीं, बोला मैं नहीं हो सकता मेरे से बोल के उतर के वापस आ गया। मैं वापस आने के बाद अब यहाँ से छोड़ देना चाहा, मैं हैदराबाद छोड़ के चले जाना चाहा जी जी, छोड़ देना चाहा। तो उसके बाद नलगुंडा ट्रांसफ़र हुआ। मैं जहाँ भी नौकरी किया हूँ इज़्ज़त के साथ नौकरी किया हूँ जी। जब महबूबनगर फिर एक 8 साल के बाद आया, मेदक करा, मैं नलगुंडा करा, उसके बाद करीमनगर करा। फिर जब महबूबनगर को आया तो एक नलगुंडे वाला बी मनमद रेड्डी, बानाला मनमद रेड्डी बोल के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बन के आया।
इंतहाई किराक, हम्म, हद से ज़्यादा किराक, इतना गुस्से से बात करने वाला। जब तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर है अब, तो क्या उससे बातचीत जो हुई उर्दू में हुई? नहीं तेलुगु में हुई। कैसा करा, मैं क्या बोलता बोला? हूँ सुनो। जी। उसके बाद एक फाइल लेके गया मैं, उन कोई भी आए तो उसको पहले गालियाँ देना, हाँ बुद्धि ले दो, हाँ బేఫ్గాడో हाँ, दिमागी नहीं है। ఎందుకు తెచ్చినావు ఫైల్, ఇది ఏం రాసినావు हाँ बोल के उठा के मुंह पे फेंक दिया फाइल। हाँ फेंके तो अकल नहीं है तेरे को, क्या लिखा तू ये, वो ये करने के बाद फेंक दिया। तो मैं उठ के आ गया मैं वहाँ से, वैसे ही जाके मेरे सीट पे बैठ गया। फिर बुलाया, वो फाइल ले जाओ बोला, नहीं ले आता बोला मैं, फाइल नहीं ले आता बोला मैं। तो उसके बाद मैं सीट करने चले गया मैं। मेरे सीट के जाने के बाद रमाकांत राव मेरे सीनियर थे, उनको बुला के बोला क्या बात है, मैं ऐसा उसको ऐसा फाइल फेंक दिया, मैं नहीं ले आता। बोलते साहब नहीं ले आता हूँ, आप ले जाके उसको देना ही पड़ता, देखो नहीं ले आता हूँ, उन जिद्दी है। उसके बाद एक 15-20 मिनट का उन्हीं आके सामने बैठा, ఏమై నిన్ను తీసుకోపోమన్నా కదా ఫైల్ తీసుకోపోలేదు, ఎందుకు తీసుకోపోలేదు, मैं तेरे को ले जा बोला ना, ఫైల్ क्यों नहीं ले गया। बोलता సార్ ఈ కాయిదాలు ఈ ఫైలే మీకు కూడా కడుపుకు అన్నం పెడుతుంది, నాకు కూడా కడుపుకు అన్నం పెడుతున్నది, यही फाइल आपको भी रिस्क दे रही है, मेरे को भी रिस्क दे रही है जी। मैं उसकी इज्जत के लिए मैं नहीं उठाया हो जी। वाह। మీరు అనుకుంటే తెచ్చేయండి, లేకుంటే ఆడే పడి ఉండదు పోండి, अगर तुमको समझ में आया तो लेके आओ, नहीं तो नहीं। बताओ सर रमाकांत राव को बोला, कृष्णया सोब से बोलने के बाद नहीं ले जाता हूँ, जिद्दी है समझे, नहीं काम करता, रात को 12 बजे तक बैठो बोले करता काम, मगर बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता, कोई भी करो। उसके बाद उन उखड़ बैठा, एक चपरासी से फाइल बनने लगा, चपरासी के हाथ से लेके आके मेरे टेबल के पास ये बोल के दिया, నేను అవమానపరిచినాను, నాకు అన్నం ఇచ్చే ఫైల్ను అవమానపరిచినాను, దానికి క్షమించండి। यानी माने के जो फाइल मेरे को रिजक देती है मैं उसकी बेइज्जती किया हूँ फेंक के, इसलिए मुझे माफ़ करो, आइंदा से कभी नहीं करूँगा जी। उसके बाद ऐसी मोहब्बत हो गई उनकी हमारी। आज भी उन्होंने आज तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर है। वाह होया। हाँ। नौकरी दे सकते, कौन सी नौकरी चाहे दे सकते, उनके हाथ में है। हर हफ्ते मैं तो फ़ोन करता हूँ या उन्होंने तो भी फ़ोन करते, कैसे है क्या है। क्या बात। उसके बाद सुपरिटेंडेंट प्रमोशन आया, सुपरिटेंडेंट के जैसा इज्जत से कर लेते गए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोस्ट आया, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर बना मैं, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ एग्जामिनेशन बना। माशाल्लाह। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ एग्जामिनेशन 3 साल का रहा मैं जी। खैर इसमें एग्जामिनेशन में आपने क्या खिदमत अंजाम दी, क्या होता है इसमें? जी, खिदमत अंजाम देने के बारे में कहूँगा मैं। तो मैं तजिया कमिश्नर ऑफ एग्जामिनेशन, इस ताल्लुक से कमिश्नर ऑफ एग्जामिनेशन के हैसियत से चार्ज लेने के बाद में रिजल्ट्स के शीट्स सामने डाल लिया 5 साल के जी। तेलुगु मीडियम का रिजल्ट देखे तो 70%, 80%, 90% ऐसा जा रहा, और उर्दू मीडियम रिजल्ट करना है तो 55%, 40%। और उसके बाद में मैं बहुत ही कई अच्छे टीचर्स को बुला के मैं पूछा मैं वजह क्या है, नतीजा ऐसा होने की वजह क्या है। वो तो हम तो अच्छा पढ़ा रहे साहब, मगर एग्ज़ामिनेशन जोन मत था, एग्ज़ामिनेशन जोन। अब जैसा अब वो हैदराबाद की मिसाल दे तो मैं दबिलपुरे के बच्चों को ले जाके याकुतपुरे में डालते, याकुतपुरे के बच्चों को दबिलपुरे हिमायत नगर में डालते, बहरहाल ऐसा शफल करते, सेंटर्स पूरे चेंज करते। ऐसा करने में उर्दू मीडियम के बच्चों को जहाँ पर खाली तेलुगु मीडियम है वहाँ ले आके डाल रहे, वहाँ के टीचर्स बच्चों को बहुत सता रहे। बच्चों में काबिलियत है मगर जो
पुरसुकून माहौल एग्ज़ाम लिखने के वास्ते ज़रूरत है, वो मुहैया नहीं हो रहा, इसलिए बच्चे फेल हो रहे। क्या बात थी। हाँ। तब उसके बाद बहुत गौर से देखा मैं, गौर से देखने के बाद कुछ मदरसे जो तासुब पसंद मदरसे थे, वो छाटा में, छाटने के बाद में उर्दू मीडियम बच्चों को ऐसा बांटा मैं कि मैं 3 साल रहे तक 80-90-100% रिजल्ट आया उर्दू मीडियम का। इसकी अहम वजह उनका एग्जामिनेशन सेंटर उनके मुताबिक ज़हनी तनाव चले गया वो लोगों से। और मैं पहले से बोला मैं टीचर्स को। उसके बाद बशीर अहमद साहब हैदराबाद के डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर थे, कभी कभी मैं सियासत में भी घुसता था अखबार में। अब्दुल हमीद साहब पीर के दिन एक आर्टिकल लिखते हैं एसएससी के बारे में, जॉबों के बारे में, सब उस बारे में लिखते हैं, उनसे भी मैं मुलाकात किया। इसके बाद जलील पाशा और फाजिल हुसैन परवेज़, जिनका हमारे डॉक्टर फजल अहमद साहब के दोस्त हैं, फाजिल हुसैन परवेज़ साहब जी, ये लोग जो उर्दू की खिदमत करते थे, वो लोगों से मिलने के बाद में एक दफ़ा मुझे आबिद अली ख़ान साहब से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। माशाल्लाह। सियासत का एडिटर सीनियर। मैं उसके बाद मेरा तारुफ कराया, मैं ऐसा महबूबनगर से हूँ। तो क्या आप महबी साहब को जानते हैं क्या, पूछे उन्होंने। नहीं साहब, मैं उन्हीं का लड़का हूँ मैं। बोले तो फिर किस लिए आए आप। बोलते ऐसा है, ये तेलुगु अखबार ईनाडु है, ये आंध्र ज्योति है, ये वार्ता है, ये उदय है, ये पेपरों में एसएससी के बारे में रोज़ एक पेपर दे रहे हैं वो लोग। हमारे उर्दू पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ कीजिए आप। क्योंकि आप जब कमिश्नर ऑफ एग्जामिनर थे। गया तो मैं कुछ कीजिए आप बोले। तो अब हमीद साहब को बुलाने के बाद में अब वो लोग सब बैठे बात करे। बशीर साहब वहाँ बैठे हुए थे, बहुत अच्छी सोच है। अभी भी उन्होंने सियासत की एक किताब निकलती है हर साल 10वीं जमात के लिए। अच्छा। जिसके एडिटर उन्होंने थे डॉक्टर बशीर साहब। उस्मान भाई साहब, ये कौन से सन की बात कर रहे हैं आप? ये कौन सा सन बोले तो 2007, 8, 9। उससे पहले 96-97 में था, 1 साल करा था मैं। 96-97 के बाद यानी जब तक उर्दू मीडियम की किताबें कुछ भी नहीं थे, कायम थी, उर्दू मीडियम कायम था एसएससी में। बिल्कुल है, बिल्कुल कायम था, अच्छे असातिज़ा थे, सब थे। और जब तासुबियत नहीं थी जी, ख़ास बात क्या बोले तो तासुबियत नहीं थी। तो अब डीओ ऑफिस में मैं जब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था प्लानिंग सेक्शन में, तो रमाकांत राव साहब जो इससे पहले मैं जिक्र किया था, उन्होंने क्वालिफिकेशन नहीं रहने से मेरे सीनियर थे, मगर उन्होंने सुपरिटेंडेंट मैंने एक दफ़ा जल्दी मेरे पास आए। अरे उस्मान एकड़ पोतुंडारा नीవు तो ఏం సార్ చెప్పండి, कहाँ जा रहा रे तू। तो क्या है बोलो साहब, क्या बात है साहब, क्या है बोलो ज़रा कहाँ तो भी एक अच्छी चाय पीएंगे, चल तेरे से काम है मेरे को बोला। बोलने के बाद में हमारे पास 64 मंडल है महबूबनगर में। मंडल से मुराद, मंडल किसको बोलते हैं? पहले तहसील ऑफिस रहा करती थी जी। तहसील ऑफिस बोले तो पहले ब्लॉक बोलते थे उसको, तहसीलदार। मंडल को इंदिरा मराव जब चीफ मिनिस्टर बना तो एक ब्लॉक को 3 मंडलों में तकसीम कर दिया हूँ। अच्छा, तकसीम कर दिया तो मंडल 64 मंडल है। उर्दू मीडियम स्कूल खोलेंगे रे, थोड़ा मदद करता है क्या तू, बोल के पूछा। ब्राह्मण तुमको पूछ रहा? मेरे को पूछ रहा, कुछ मदद करता है क्या, करेंगे सब मिल के बोल के। तो तुम्हारे जहन कहीं को आया इस तरफ उर्दू मीडियम स्कूल खोलने के वास्ते। तो मैं एक दफ़ा गदवाल गया, मैं रमाकांत राव साहब बोल रहे सब बात। गदवाल गया मैं, गदवाल से वनपड़ती रोड बीच में एक स्टेशन आता,
वहाँ से गद्वाल में पढ़ने के वास्ते करीब एक 40-50 बच्चे ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता वो लोगों को कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ ये हो गया तो कैसा, उर्दू पढ़ने को जा रहे हैं, उनको ख्वाहिश है। अब पूरे गांव को तो हम जाके नहीं देख सकते ना, इस तरीके से वो लोगों को ख्वाहिश है, चल मंडल को 1-2 स्कूल खोल देंगे, चल अपन सब मिलकर डीओ से जाके बात करेंगे। जबकि डीओस बहुत अच्छे थे, फिरका परस्ती नहीं थी जी। चित्तूर के एल श्रीनिवासलु सर डीओ थे, जब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जी, जो वहाँ पर चित्तूर में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स उर्दू का पोस्ट पे काम कर चुके थे। उर्दू की बदहाली के बारे में उनको भी कुछ मालूमात थे। तो उस ज़माने में रमाकांत राव साहब की वजह से मैं 118 स्कूल कायम कर चुका, 128 स्कूल कायम है महबूबनगर में जी, जिसकी मिसाल जबकि KL राव चीफ इंजीनियर की बेटी KL शांता कुमारी, KL शांता कुमारी कमिश्नर ऑफ स्कूल थे। KL राव पहले आंध्र प्रदेश के इंजीनियर जिन्होंने उर्दू में तालीम हासिल की और इंजीनियरिंग भी BE बैचलर ऑफ यूनिवर्सिटीज तालीम की। क्या बात। उनकी लड़की थी, अरे देखो महबूबनगर में एक ये वो ऐसा काम किया है, ऐसा तुम लोग भी सब हर ज़िले में करो, खोलो स्कूल वाले। तो उसके बाद मेरे बाद महबूबनगर के बाद मेदक आया, मेदक के बाद करीमनगर हुआ, निज़ामाबाद हुआ, निज़ामाबाद के बाद सब हर जगह ऐसी कायम हुए। एक इस बारे में मेरे वालिदैन का तुफ़ैल, ख़दमों का तुफ़ैल समझता हूँ। और जो रोटी मेरे वालिद उर्दू पंडित के हैसियत से जो काम कर रहे थे, बाद में प्रिंसिपल के हैसियत से, उसका हक़ अदा किया मैं। माशाल्लाह। कितने साल आपकी सर्विस रही है उस्मान भाईयाल एजुकेशन डिपार्टमेंट में? मैं 84 में M.Com कंप्लीट किया मैं जी। 84 से 2016 तक नौकरी किया मैं। 84 से 16 तकरीबन 32 साल। 32 साल नौकरी किया मैं माशाल्लाह। और हर तरफ काम किया मैं, बहुत ही जाम से काम किया मैं। माशाल्लाह। रिटायरमेंट के बाद आप क्या मसरूफियत है आपकी? रिटायरमेंट के बाद में अब ये सवाल बाद में आएगा हमारे साथ जिस तरह जुड़े, लेकिन रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट से पहले ही आप बर्दाश्त ग्रुप को ज्वाइन कर चुके थे। बर्दाश्त ग्रुप में ये ख़त्म होने के बाद बर्दाश्त ग्रुप बारे में बात जी, उससे पहले यानी रिटायरमेंट तक आप ज्वाइन कर चुके थे हमारे ग्रुप को? बिल्कुल। 2014 जी रमज़ान में सदर साहब का फ़ोन आया जी। सदर साहब बोले कि हम लोग एक बर्दाश्त ग्रुप चलाते हैं और हम आपको मेंबर बनाना चाह रहे हैं, साथ ही आपका नाम भी लिए। सब तकरीबन अली बावज़ीर साहब का, उसके बाद थोड़े नाम जी लेने के बाद में बर्दाश्त के बाद रात को क्या तो भी है भाई, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं, कि समझ में नहीं आ रहा मेरे को, बर्दाश्त ग्रुप में मेंबर बना देंगे बोल के। मैं मेरी मियाँ बीवी दोनों मिलके सामने सामने, वो क्या भी करो जी तुम, मेरे भाईजान की बात नहीं निकालना। हाँ। उसके बाद रात को 12:30 बजे फ़ोन आया है कि आपको मेंबर बना दिए हैं, एक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू बोल के कुछ कलमात आप कहिए। फिर मैं हंसते हुए हमारी बीवी को देखा, मैं क्या कि बोल रहे, देखो सुनो बोले तो कलमात बोले तो अरे लफ्ज़ हम कुछ तो भी बोलो, क्या तो भी बोलो बोल रही भाईजान। तो उसके बाद बोला मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, मेरा नाम उस्मान बिन मोहम्मद भाईयाल है जी। मैं मोहम्मद अली ज़ुबैदी साहब का साड़ू हूँ, पहले तारुफ करा चुके थे जी। और मैं ये खुशी महसूस करता हूँ सबसे पहले जी हमारे हादी भाई जी, अब्दुल हादी वहलाल साहब, आप हमारे सदर साहब के साड़ू हैं तो हमारे भी कुछ लगते हैं बोल के मेरा वेलकम किए उन्होंने। क्या बात है। अब उसके बाद जुड़ गया मैं। उसके बाद एक यहाँ पर रोकूंगा आपको ज़रूर मैं। जी बोलिए। बर्दाश्त ग्रुप में आने से पहले और बर्दाश्त ग्रुप में जाने के बाद आप में क्या तब्दीलियाँ आई? बर्दाश्त ग्रुप उससे पहले क्या थी कैफियत आपकी? बर्दाश्त ग्रुप में कैसा, आने से पहले कैसा था बोले तो
मैं अकेला अपने आप में बात कर लेते, अपने आप में रहने वाला आदमी। जी, मैं अकेला आदमी अपने आप में अपने बात आप कर में लेना, बात कर- अपने आप में बोल लेना, अपने आप में कर लेना, कुछ ज़्यादा बात नहीं करना किसी से भी, कुछ ये जी। नहीं क्या मैं नहीं। मेरा चिचरा भाई असलम बिन सईद भाईयाल बहुत अच्छी बात बोला, हाँ। गूंगे भी गाना गाने लगे। तो कैसा लगा आपको बर्दाश्त ग्रुप उसके बाद? क्या उसके चेंजेस बाद आए लाइफ बहुत में? चेंजेस बोले तो उसके आप जो- बाद आप जो- जबान पर उबूर हासिल हुआ। उसके बाद जुस्तजू, भाईयाल जो अपने आप को अब अकेला समझते थे, अपने आप में रहते थे। उसके बाद एक ख़ानदान मिल गया मेरे को पूरा जी, मुकम्मल, एक ख़ानदान मिल गया मेरे को। अच्छे अच्छे लोगों से बातचीत होते गई। हाँ। लिसानी शख्सियत यहिया नासिर कुरैशी साहब और हमारे नायब सदर साहब तो बोलने के काबिल, कुछ जितनी तारीफ़ करे कम है। शुक्रिया, सदर बहुत-बहुत साहब शुक्रिया। तो बोल ही नहीं सकते। अली बा वज़ीर साहब बहुत अच्छे क्लिप्स डालते हैं। उसके जी। बाद हमारे अब्दुर्रहमान खरमोशी साहब की आवाज़ सुना तो दंग रह गया हमें। जी। उसके बाद ये के खान साहब, उसके बाद अब मेरे छोटे भाइयों के साथिया जैसा शेख सुलेमान मोहम्मद जुबैदी, जी, इदरीस के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दिए तो। अहलन वसहलन, अहलन वसहलन। हम इदरीस मेरे छोटे भाई का साथी है। जी, वो मेरे वालिद के शागिर्द है। जब ये लोग 8th में थे, हमारे वालिद ये लोग पढ़ाते थे। और साथ बहुत ख़ास बात क्या थी हमारे वालिद की बोले तो, ये मदऊ करते थे बच्चों को। जो 7th में आने के बाद में उन लोगों को देखो मुशायरा है फलानी जगह, वो तो बहुत ही शानदार मुशायरे होते थे उस ज़माने में। जी, महबूबनगर में मुशायरा बोले तो टाउन हॉल भर जाता था। जी, टाउन हॉल भर के बरांडे में जी। लोग आते थे। शायर भी आना बहुत ही इज्जत अफजाई समझते थे महबूबनगर जी। को। फिर और सबको बुलाते थे। हमारे वालिद साहब अशार वगैरह लिखते थे तो उसको फेयर करो बोल के मेरे छोटे भाई को, हमारे सिद्दीक इदरीस को, ये लोगों को सबको देते थे। वो लोग अशार लिखते थे। उसमें वालिद साहब वो 10th तक पढ़ाए लोगों को, जी, 10th क्लास तक तालीम दिए। ख़ास शागिर्दों में से शुमार होता था ये लोगों का। क्या बात है साहब, क्या मैं बात है। फ़ख्र महसूस करता हूँ मेरे साथ वो बर्दाश्त ग्रुप में है। मेरा मेरे वालिद एक सवाल यहाँ पर मैं ज़रूर करना चाहूँगा और उसका सबब भी जानना चाहूँगा कि आपके वालिद मोहतरम जो एक मशहूर और मारूफ शायर थे, जी, महावी साहब के बच्चों में क्यों ना एक उनके नक्श कदम पे कोई ना कोई शायर ना बने? अब ऐसा है, शायर बोले तो दोनों हैं, शायर नहीं है बोले ऐसा नहीं बोलता मैं। जी, दोनों शायर हैं जिनके नाम अवध बिन अहमद बाहियाल, जो अशार लिखते हैं मगर क्या बोलते पढ़ नहीं सकते, स्टेज फियर है उनको। उसके बाद जी, नासिर बिन अहमद बाहियाल जो जब अशार कहते हैं, जी, वो दोनों कुछ अशार कहते हैं। मैं भी कहता हूँ मगर कुछ ख़ास नहीं। जी, जब वक्तिया अशार कह देता हूँ। तो उसके बाद ये लोग शागिर्द थे। ऐसा बहुत ही बड़े बड़े मुशायरे हुए, बहुत अच्छे। बाहियाल, हाँ। महावी साहब के अशार में भी बर्दाश्त ग्रुप में आने के बाद कई बार पढ़ा, आप लोग सुने, लेकिन महावी साहब का कोई दीवान की वजह मैं बोलता हूँ। मैं 1980 में भोपाल से एक शायर साहब आए थे, जब यहाँ पर छपाई का उतना ख़ास इंतज़ाम नहीं था। मैं नाज साहब नाम, बाद में फिर मैं नाम बोलूँगा मैं उनको, अब्दुल नज़ीर नाम साहब कुछ नाम था, वो उनको दे दिया वालिद साहब हमारे तबात के लिए, अपने तबात के लिए। उसके बाद अचानक इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद में हम लोग ढूंढते रह गए। उसके बाद एक ख़त जी, उनकी डायरी में ढूंढते वक्त में 2015 में जी, मुझे एक ख़त मिला। जी, नियाज़ साहब, अब्दुल मतीन नियाज़ साहब भोपाल के शायर थे। वो हैदराबाद में मुशायरा पढ़ने को आ गए थे।
तो अब उनको वो दीवान दे दिए। देने के बाद में अब उसके बाद हम लोग मायूस हो गए। 2015 में एक जब मैं बर्दाश्त ग्रुप जॉइन हुआ तो हमारे वालिद का कुछ ढूंढेंगे बल्कि एक संदूक खोला मैं। खोलने से एक डायरी में वो ख़त मिला मेरे को जी। अब्दुल मतीन नियाज साहब, सबीहा मैगज़ीन के मुदीर थे, उन्होंने शायर भी थे, मशहूर शायर है भोपाल के। जी। तो उसके बाद 2015 में मेरे ख़त मिलने के बाद में 16 में गया मैं उनको ढूंढने के वास्ते। भोपाल गया? भोपाल गया मैं जी। जुस्तजू में ये जुस्तजू में मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद 17 में गया मैं, बोल के आया था मैं, देखिए अक्टूबर के महीने में आ रहा हूँ मैं 17 में। क्या नियाजी साहब बाहयात हैं अभी? नियाजी साहब बाहयात हैं। अगर टेलीफोन नंबर है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यानी? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब मैं उसके बाद में वहाँ जाने के बाद में, ये आपकी अमानत है बेटा, आप मेरे हाथ का लिखा हुआ ख़त ला के दिए इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। क्या बात है, क्या क्या लोग थे, देखो आप जी। मेरे हाथ की लिखत का ख़त लाए, यानी कि आप वाकई महबी साहब के साहिबजादे हैं। तो किताब दिया, मैं सदर साहब को बताया, मैं छोटी सी डायरी है जिसका ज़रास करके अब रहा छपाई की बात, इंशाल्लाह बहुत जल्द छप जाएगा। कंप्यूटर प्रूफ हुआ, मैं सदर साहब को बोला हूँ मैं पेनड्राइव में है। वैसे सदर साहब और मेरी ख्वाहिश थी कि अवध भाई से मुलाकात करें, वो शख्सियत मिलने के काबिल है और उनकी ज़ुबान और उनकी निकले हुए कलिमात जो हम जिसकी कदर करते हैं, वाकई अभी ऐसा लगता है कि उर्दू के प्रोफेसर्स अभी मौजूद हैं। बहुत ही अच्छी प्यारी उर्दू बोलने वाले, बहुत ही प्यारी उर्दू बोलने वाले, बहुत ही क्या बोलते हैं हमदर्द शख्सियत। रेवेन्यू में बहसियत तहसीलदार जी, उन्होंने रिटायर हुए जी। तो रेवेन्यू का तो हाल हर एक को मालूम है जी। कोई भी अगर कास्ट सर्टिफिकेट, ज़ात का सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट लेने गए तो पैसे कैसा लूट लेते। ये अजीब आदमी था, बच्चों को उल्टा पैसे दे के भेजता था। क्या बात है। खाना खाए नहीं, और सामने होटल में मेरा नाम नापेर से पितिनुपो जी, खाना बंद मुट्ठी जितनी खैरात वो शख्स करता है मैं बोल नहीं सकता। उस्मान भाई अल साहब, क्योंकि वक्त की बहुत कमी है सदर साहब के पास और हम बेचैनी से आपका इंतज़ार कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मुलाकात हो गई। कल हमने एक डॉक्टर इफ्तिखार के मकान पर एक तकरीब मुनक़िद हुई थी, बर्दाश्त ग्रुप के तमाम मेंबर्स हाजिर हुए थे जी। वहाँ पर हमने एक पेशकदमी की बर्दाश्त की जानिब से और हमारे डॉक्टर फ़ज़ल अहमद साहब को मेंबर ऑफ़ 2019 के अवार्ड से सदर साहब ने नवाजा। इस ताल्लुक़ से इस शख्सियत के बारे में क्या कहेंगे आप? डॉक्टर फ़ज़ल अहमद जैसा मुकम्मल इंसान मैं आज तक नहीं देखा। मैं जब भी मैं हैदराबाद आता हूँ, बारका साहब के मुलाकात नहीं हुई, बहुत ही मुफीद मालूमात हासिल होते थे। वो अभी जो क्या बोलते हैं तेलंगाना फार्मेशन को, अभी आप उर्दू में कुछ बोले थे ना, वो रज़ाकारों का जी दौर, रज़ाकारों का दौर में कुछ पार्टीशन को कुछ उर्दू में कुछ बोलते ना उसको, 1948 में हुआ, उन्होंने पैदा नहीं हुए बोले थे आप जी। पुलिस एक्शन के बारे में जी कम से कम मैं 1.5 घंटा जी डॉक्टर फजल अहमद साहब से उनके वालिद साहब के बारे में सुना हूँ मैं, जो 1948 में हुआ था। वो लोग विकाराबाद के एरिया में कुछ जंगलों में थे जी। वो लोग उनके वालिद को वहाँ पे रख लिए थे कुछ लोग, और इन्होंने एक हकीम साहब के पास दवा कूटते थे। बहुत एक दूसरे मानों में हक़दार को आपने हक़ अदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई काबिल तारीफ़ शख्सियत है। अदब के बारे में और इनकी खिदमात बर्दाश्त ग्रुप के ताल्लुक से बहुत सारे खिदमात हैं। वो डॉक्टर अच्छे मालूमात, अच्छे क्लिप्स जी। और क्या बोलते हैं इंटरनेशनल लेवल का आदमी है वो जी, नेशनल नहीं।
कई International- जगह पेपर पेश करते हैं उन्होंने मेडिकल के बारे में जी। और हर उसके बारे में। मुकम्मल शख्सियत फारसी में जो उन्होंने पढ़ रहे हैं, हाँ, खाली हाँ। ताजुब से देख रहा हूँ मैं उनको। बिल्कुल 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 बिल्कुल। फारसी में जी, जो हमारे हम आप सब सुने हैं वो कलाम, हाँ, जहाँ कलाम। पर वो एक अपने एक हिकमत जिसके पास कूट कूट के भरी थी, जिससे मुलाकात करना उनको ज़रूरी था, एक मरहलों से उन्होंने अपना रास्ता तय किया वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो हकीम शख्सियत तक, वो उस्तादों तक वाली शख्सियत तक। उनके एक से बढ़ के एक उस्ताद थे। जी। एक वाक़या उन्होंने सुना है, बहुत मुझे अच्छा भी दिखा। महबूब नगर जब मैं जिक्र किया तो उन्होंने बोले कि मुझे पहली पोस्टिंग महबूब नगर में आई थी। जी। जब अर्जुमन नज़ीर साहिबा वहाँ पर डॉक्टर थी। अर्जुमन नज़ीर साहिबा का तारुफ क्या बोले तो ढोलक के गीत जो आजकल है ना, जी 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 जी। उन्होंने वहाँ पर करीब एक 10-12 साल काम किया उन्होंने। जी। जो महबूबनगर वाले ढोलक के गीत से बोले तो एक मखसूस घरों में ही होता था, जैसा हमारे घर में, हमारे सदर साहब के घर में, हबीब मशहूर साहब के घर में, जी। और अबेद जो चाउश का मकान पड़ोसी थे, उनकी लड़की बेगम पर बहुत अच्छा गाने वाले लोग, ढोलक के गीत गाने वाले डॉक्टर थे। मैं वहाँ पर नहीं गया, निवास अच्छा हुआ बोले उन्होंने। अच्छा। वरना मैं नौकरी करता तो महदूद हो जाता था। आज मैं कई तरीक़े से खिदमत कर रहा हूँ। मैं एक हमारा फार्म हाउस है जहाँ पर हम दवाएं उगाते हैं, दवाएं अपनी बनाते हैं, दवाएं हमीच देते हैं, हमारे दवाखाने हैं जी। और मिडविन हॉस्पिटल में भी उनका एक शोबा है। जी। सब बताए बहुत सारे, अब तक मैं उनसे 5 मुलाकात कर चुका हूँ। उनके तमाम ख़ानदान के अफराद से तारुफ़ कराए मेरे को। ये हमारे उस्मान भाईयाल साहब हैं, बल्कि तारुफ़ कराए, मुझे बहुत खुशी हुई। अपने उस्मान भाईयाल साहब, बड़े भाई तो बड़े भाई, छोटे भाई माशाल्लाह, क्या कहेंगे उनके बारे में? इफ्तिखार अहमद तो समंदर है। जो आखिर में जो तासुरात पेश करते हैं, अगर अभी मैं थोड़ी देर पहले सदर मैं साहब उनके बारे में एक शेर कहा था कल, आज फिर एक बार सुन लीजिए। यूं तो दरिया में सब होते हैं, सब कतरे ही कतरे, यूं तो होते हैं दरिया में सब खतरे ही खतरे, खतरा वही है जिसमें के दरिया दिखाई दे। ये वो शख्सियत है, ये एक समंदर है खतरे के अंदर। आय हाय हाय हाय, इनकी समंदर है इतनी मसरूफियत के बावजूद, इतनी मसरूफियत, वो लोगों की मसरूफियत और ये लोगों की मोहब्बत के बारे में एक बात कहूँगा मैं जी। मैं काबिल तारीफ़। मैं जब फजल अहमद साहब के पास जाता हूँ मकान पर, मैं ऐसा आया हूँ, बोला तो आइए अंदर, बुलाने के बाद पहला फ़ोन इफ्तिखार अहमद साहब को होता था। ये हमेशा की तरह आदत है दोनों भाइयों में, जैसे ही बर्दाश्त ग्रुप के कोई आ जाते फौरी बुला लेते, एक जगह हो जाते। उस्मान भाईयाल आए हुए हैं मेरे पास, इफ्तिखार क्या बोलते हैं बोले तो, हम अभी बात भी शुरू नहीं होती मौजूद, और अदबी हर तरीक़े की बातचीत होती थी, हर तरीक़े से। मैं जो फ़ारसी पे उनको जो अथॉरिटी है, आखिर मान लेता हूँ मैं फजल अहमद साहब को। वाह। वो बहुत सारे जंगलात के बारे में कहे, बहुत सारे झाड़ों के बारे में कहे, बहुत सारे, तो थोड़ा मेरा भी, हमारे वालिद का भी हिकमत से ताल्लुक़ था जी। उनकी हिकमत की कुछ किताबें लगता है, है, कभी कभी हम यूज़ करते हैं। वो इंजेक्शन देते थे मेरे वालिद, मेरे को भी आता, इंजेक्शन देता हूँ मैं, जी जी, सलाइन चढ़ाता हूँ इमरजेंसी में, जी जी, सब सीखा हूँ मैं। बहरहाल सदर साहब ने एक असासा बर्दाश्त ग्रुप को दिया, 2 भाइयों को शामिल करके। हाँ 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 हाँ। उस्मान भाईयाल साहब, अक्सर माशाल्लाह आपकी तरफ से अदबी शायरी और काफ़ी एक बेहतरीन मैसेजेस आते हैं, और आपके हमारे प्यारे मंत्री जी मोहम्मद सईद बावज़ीर के दरमियान जो टक्कर चलती है, उस बारे में, मोहम्मद सईद बावज़ीर की जुस्तजू के बारे में कुछ कहिए। मोहम्मद सईद बावज़ीर के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ।
ऐसा कैसा? क्योंकि नहीं बोलता हूँ, सुनिए आप। जी, क्या हर मंत्री के आगे एक नहीं, जो माहौल से, खैर मेरे वालिद टीचर थे, उधर से आया मैं, जो माहौल से वो आया, नहीं बोलना, मगर बहुत ही मेहनत और जुस्तजू से वो मुकाम हासिल किया। उनके भाई पूरे ज़ीरो हैं। जी, 2 भाई हैं, ईसा बावज़ीर, मूसा बावज़ीर, और एक छोटा और एक भाई है। मगर जो जुस्तजू से इन मोहम्मद सईद मुकाम हासिल किया, हर एक को मुकाम नहीं मिलता। बिल्कुल साहब। और हम खुद जो मेहनत उनसे वहाँ पर जाकर मिले, इतने हमदर्द, और इतनी फेमस शख्सियत है वहाँ की अपनी सोसाइटी में, मैं क्या बताऊँ आपसे। बहुत ही फेमस, हर एक के बारे में बहुत खैर मुखलिस। मालूम कर लेना। और ख़ास बात मैं असद भाई के बारे में, असद अब्दुल्ला जुबैदी के बारे में जितना कहे कम है। व्हाट ए ग्रेट द ग्रेट पर्सनालिटी। ग्रेट पर्सनालिटी। अरे क्या करें बच्चे, इधर आओ, क्या कर रहे हैं आप? बोले तो मैं इंटरमीडिएट कर लिया, मैं डिग्री कर लिया। बोले तो ठीक है, विजिट वीज़ा भेज तो आ जाओ। एक किस्म का हॉस्टल चलाते थे उन्होंने। बिल्कुल, अल्लाह ताला सेहत आफियत से बहुत सेहत दे उनको, बहुत बड़ा हॉस्टल चलाते थे, और बहुत ही मिलनसार आदमी, बहुत ही मोहब्बत और खुलूस से मिलने वालों में। वो ज़माने में पॉलिटेक्निक एरोनॉटिक में करना मामूली बात नहीं है। वो कोर्स किए उन्होंने जुस्सजू से, और कई लोग सऊदी में जो सेटल हैं, मामुनार वाले, एक सबब है, वो उन्हीं की देन है, सबब बने उन्होंने थे। अहमद अली साहब थे, उसके बाद सालम बिन महफूज जी, सालम बिन महफूज कमर्शियल बैंक में, और ये उनके भांजे यूसुफ बिन अली बाशवार, उस्मान अली बाशवार, ईसा अली बाशवार, ये लोग सब 7 भाई जो हैं खैर के काम किए हैं, बहुत सारे खैर के काम किए हैं। सालम बिन महफूज महमनर वाले, कभी नहीं भूलना उनको जी, काफ़ी खिदमत। 1977 में 40 लाख रुपये मदीना सोसाइटी को दिए हैं उन लोग जी। वो 40 लाख, उसके बाद खलीज से भी हमारे सदर साहब के वालिद साहब भी कई लाखों में जमा करके भेजे। जी जी जी। उसके बाद बहुत सारे लोग वहाँ पे बहुत लाखों में जमा किए। आज करोड़ों की जायदाद है, मगर सलीख अरब से अजम के हाथों में चले गई। जी, 80 एकड़ ज़मीन है, उस ज़माने में जो ख़रीदे थे 80 एकड़ ज़मीन, आज उसकी वैल्यू करोड़ों में है, करोड़ों में होगी, करोड़ों में है। वो कॉलेजेस चल रहे, अब उसकी कोई देख रेख में कोई भी नहीं है। बहुत सा, ये बड़ी अफसोस की बात है। उस बारे में एक क्लाज एक है उसमें, मदीना एजुकेशन सोसाइटी की जब बायलाज बनाते इस वक्त में, कि अगर सोसाइटी डिफंक्ट हो जाए, यानी कि बंद हो जाए एजुकेशन सोसाइटी, तो तमाम जायदाद मदीना मस्जिद को ट्रांसफ़र होंगी ऑटोमेटिकली। वो क्लास के बारे में हम इंतज़ार में हैं, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा, इंशाअल्लाह आएगा। और मदीना मस्जिद जो है उसके बारे में हर एक को मालूम है। मदीना मस्जिद का इफ्तिताह 1941 में हुआ था। मेरठ से आए थे, उन्होंने इफ्तिताह करे थे। उसके बाद हमारे सदर साहब के वालिद साहब, उनके ताया, बहुत सारे लोग उसके सदर रहे। तकरीबन सदर अरब ही रहा मस्जिद का। आज हमारे भाई साहब है, अब हमारे खालिद भाई, अब्दुर्रहीम अब्दुल्ला जुबैदी साहब भी थे, रहमतुल्लाह, भी बहुत खिदमत करे। मदीना मस्जिद को डेवलप करने में बहुत सारा खिदमत लोगों के रहे। और इंतज़ार में हैं, देखें क्या होता है। और सदर साहब की और नायब सदर साहब की जुस्तजू जो बर्दाश्त ग्रुप को क़ायम करने में है। बहुत सारे ग्रुप आए, मैं देखा
कम से कम नहीं बोले तो 100-200 के करीब मेरे पास ग्रुप्स हैं। हमारे जो बनाए उस्मान बाहियाल, हाँ हमारे जो बनाए हुए उसूल है उस पे बात, मैं उस पर 200 के ऊपर ग्रुप में से कई ग्रुप उड़ गए, क्योंकि उसूल बेउसूल ग्रुप, जहाँ पर कोई उसूल नहीं, हर एक अपने जी में आए जैसा कर ले रहा। वाकई 12 बजने के बाद में, रात के 12 बजने के बाद में सब तमाम म्यूज़िकल प्रोग्राम्स वगैरह इंटरनेट में बंद। उसके बाद इस्लामी प्रोग्राम शुरू, ज़ोहर तक पूरे इस्लामी मालूमात, उसके बाद असर तक, असर के बाद में अदबी मालूमात, शेर व शायरी ज़्यादा। और शेख मोहम्मद सईद बावज़ीर से मेरी तो कभी कभी हो जाती टक्कर जी। उसके बाद इंटरटेनमेंट ने आजकल एक तो से बढ़कर एक, हमारे जूनियर्स में भी ये शौक़ व ज़ौक़ बढ़ गया आजकल माशाल्लाह। शौक़ व ज़ौक़ इतना बढ़ गया है जी कि नासर सालम बाबदर साहब भी गज़ल गा रहे हैं, उस्मान बा सुलेमान भी गज़ल गा रहे हैं। क्या बात है, कल तक जो बोलने के लिए सोचते थे जी, आज वो बोल रहे हैं और अशार पढ़ रहे हैं अच्छी लहन के साथ। ये सब सदर साहब, नायब सदर साहब की जुस्तजू। बर्दाश्त ग्रुप के हर मेंबर में कुछ ऐसी खूबी है। आइए हम ले लेते हैं असलम बाहियाल, असलम सईद बाहियाल को। ये किसी के हौसला अफजाई के लिए मैं ऐसा मेंबर हमारे बर्दाश्त नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात बोले आपको। जिस तरीके से उस क्यों चाहे वो इस्तकबाल हो, चाहे वो मुबारकबादी हो, चाहे वो एक नई तरीके से जी, नए तरीके से। एक दफ़ा मैं भी खुश आमदीद जी खुश उसके बाद आमदीद सदर साहब ने बहुत अच्छा कमेंट किया था। अब डाल दिया था मैं, अच्छा दिखा डालने के बाद में जी। बहुत ही बर्दाश्त ग्रुप के बारे में क्या कहूँ मैं। मेरे पास असिस्टेंट, मेरे पास लड़कियां थे। इससे पहले भी आप लोगों को जिक्र किया मैं, सत्यम्मा, विजय लक्ष्मी, इसके बाद चंद्रकला, इसके बाद हमारे सरिता, सबिता, ये लोग सब मेरा फ़ोन खींच लेके देखते थे बर्दाश्त ग्रुप की एक्टिविटीज़। एक बात मैं सुना था आपके बारे में जी कि आप बिल्कुल खामोश रहते थे घर में आके। बिल्कुल एक रौनक आ गई आपकी लाइफ में। ज़िंदगी में रौनक आ गई। तो क्या ये बर्दाश्त ग्रुप की सोहबत है? बिल्कुल 100%। कैसा बोलेंगे बोले तो जी, एक दफ़ा अहिसा से आके सत्यम्मा जब मेरे पास सुपरडेंट थी बैठी, बैठने के बाद में सारा कभी सीरियस रहते थे। आजकल खुश हैं आप, कभी कभी कुछ गुनगुना लेते हैं, वो कर लेते हैं, लेते हैं। तो हमेशा सीरियस रहते थे। आपके रूम में सीरियसनेस आना बोल तो डर होता था। अब क्या बात है साहब, क्या वजह है चेंज आने की? बोले तो मैं खोल के बताया, बर्दाश्त ग्रुप बोल के बताया। तो ये गज़लियात आते हैं, ऐसा गाने आते हैं, ऐसा लतीफ़े आते हैं, वो आते हैं, ऐसा ही आते हैं। बोले तो अच्छा साहब, इससे चेंज आया, चलो बर्दाश्त ग्रुप जिंदाबाद। हाँ, हमारे को एक सीरियस ऑफिसर से खुशबाश क्या बात ऑफिसर मिल गया, चलो हमारे खुशी। बल्कि उसके बाद वो लोग 1 आध घंटा 3-4 बजे के बाद में, जब वो ज़माने में नेट का बहुत मुश्किल थी जी। अब हमारे पास क्या बोलते नेट था, ये कौन सा जेनेटिक कोई नेट था उसका जी। वो नेट से ऑफिस में जाने के बाद में इंटरनेट खोल लेते थे हम लोग। उसके बाद वो लोग देख लेते थे। देखने के बाद में बहुत सारी तब्दीलियाँ मेरे में आई। मैं क्या बोलते अपने आप में रहने वाला जी, मैं हर वक्त खामोश रहने वाली शख्सियत जी, मोहब्बत के समंदर में डूब गया हूँ माशाअल्लाह। बर्दाश्त में आने के बाद। जियो वाक़ई बर्दाश्त ग्रुप जी। जब सदर साहब मेरा इंटरव्यू लेने के बारे में सोचे जी, तो वाक़ई आपके इंटरव्यू से मेरा दिल तो नहीं भरा,
नहीं अभी नहीं, लेकिन अभी नहीं, आपका दिल नहीं भरा, नहीं, नहीं। ये मैं मानता हूँ मैं। जी जी, क्योंकि एक शख्सियत ऐसी ये है आप, शख्सियत- जी। क्योंकि एजुकेशनल डिपार्टमेंट से जो आपका ताल्लुक़ था, बातें तो बहुत करनी थी, एक इंटरव्यू से आपका काम नहीं चलेगा नहीं चला, फरोजपुर के मुझे भी लिए। सदर साहब को जी बोला, जी मैं एक जी, हम इंटरव्यू से आपसे नहीं बारहा जानता। मिला करेंगे। अब बल्कि उसके बाद मेरी तालीम के बारे में एम.कॉम तक ही जाया मैं। उसके बाद तालीम हासिल करने की मुझे जुस्तजू थी। जुस्तजू करने के बाद में फिर उसके बाद क्या करेंगे बोले तो, जब बीएड करस्पॉन्डेंस कोर्स था, बीएड में एडमिशन लिया मैं। बीएड में एडमिशन 86 में लिया मैं एडमिशन। जब मैं बीएड करने के बाद में नए डीओ साहब आए थे, भीमा शंकर शास्त्री साहब, बोले तो बहुत खुश हुए बुला के उन्होंने मेरे को, जी तुम बीएड करेगा? थे मेरे को बहुत खुशी हुई बोल के बोले। तो क्या बात है साहब, कोई नहीं साहब खुश हो रहे बोले तो मेरा बर्डन कम हो गया। जब इंस्पेक्शन को जा तो मैं स्कूल को पूरे 10 क्लास में मैच देखना पड़ता था। चल तुम्हें 5-5 बांट लेंगे। उसके बाद मैं एमएड करा। उसके बाद मैं अभी बोला ना, मैं A1 रहने के बाद में एग्ज़ामिनेशन का, उसके बाद ये नफ्सियात के बारे में बहुत देखा मैं, हमारे बच्चों में नफ्सियाती दबाव ज़्यादा है। जी तो श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी से एमएससी साइकोलॉजी करा मैं करस्पॉन्डेंट में। उसके बाद एमएससी मैथ्स भी किया मैं। 5 मास्टर्स डिग्री किया मैं पूरा। माशाल्लाह। मेरी तालीम 5 मास्टर्स डिग्री है। उसके बाद वजीफे पर होने के बाद में हमारे पास क्रिस्टिना बोल के एक जॉइंट कलेक्टर थी, हमारे हिमाचल प्रदेश के ट्राइब्स वालों का, क्रिस्टिना जोन्स। पहली दफ़े में झड़प हो गई टेक्स्ट बुक्स। उसके बाद में फिर उसके बाद घर को गया मैं, मैडम बुक्स अगर हम टाइम पे बच्चों को नहीं सप्लाई करें तो तालीम नहीं होती। एक दिन भी लेट हुआ तो बहुत बड़ा फर्क पड़ा। कम से कम 68 बच्चों का, 68,000 बच्चों का एक दिन ख़राब होता। तो क्या करेंगे बोले तो ट्रांसपोर्ट करेंगे बोल के। उसके बाद 2016 में रिटायर होने के बाद 17 में पूरा मकान बनाया मैं। 2017 में क्रिस्टिना जोन्स कमिश्नर ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जैसा पोस्टिंग हुई उनको। पोस्टिंग होने के बाद में महबूब नगर में एक रीजनल कोऑर्डिनेटर ऑफिस फॉर ट्राइबल वेलफेयर स्कूल्स कायम हुआ, तिरमला हिल्स जड़चला रोड पे। जी। उन्होंने कमिश्नर बनने के बाद ऑफिस कायम होने के बाद में उनके जहन में सबसे पहला नाम मेरा आया, यानी दोबारा खिदमत के लिए आपकी। दोबारा खिदमत के लिए। क्या बात है। जब तक ये अब तासुबियत कितनी है मालूम ना सबको। जी बढ़ गई, बहुत वो बढ़ नहीं गई। देना चाह रहे थे, वो लोग नहीं देना चाह रहे थे। तो उसके बाद पेपर पे एडवर्टाइजमेंट दे दिए। इसके बाद मैं और हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर दोनों, पिंटैया साहब बोल के थे, हैदराबाद के जुबली हिल्स में रहते हैं उन्होंने। पिंटैया साहब 108 एप्लीकेशंस आए, जी। 2 पोस्ट, 2 पोस्ट के लिए, एक हैदराबाद में, एक महिमनगर में, जी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एकेडमिक। मैडम क्रिस्टिना मैडम मेरे को देखे थे उन्होंने, क्लासरूम में भी गए तो इन्हें हैंडल कर लेता कैसा ये बोले सर। उसके बाद में इधर उधर करके कोशिश करके उन्होंने मेरा नंबर हासिल किया, मेरे भाई से कांटेक्ट करे, करने के बाद में मेरा नंबर हासिल करके मेरे से सीधा बात करे उन्होंने। बात करने के बाद में आप सीधा मासाब टैंक को आइए, चाचा नेहरू पार्क के पीछे हमारा ऑफिस है, वहाँ पर आइए, मेरे को आपसे बात करना है। अच्छी उर्दू बोलने वाले हिमाचल प्रदेश के ट्राइब्स। जी। मैं गया, गाने के बाद में मैं आपको नौकरी देना चाह रही थी मैं एकदम। एक माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स में एक पोस्ट है, एक ट्राइबल में है। बोले तो कैसा मैडम, मैं दिलचस्पी नहीं है मेरे को। नहीं करो जी, क्या करते घर में बैठ के खाली करके, जी। वक्त क्यों खराब करते। क्या बात है सर, बहुत बेहतरीन बात। जी। सेहत खराब होती है, आपको डायबिटिक पेशेंट है बोले थे आप मेरे को। मैं मेहमनगर में रहे सोखत में 2008 में बोले थे आप मेरे को, जी। आपकी सेहत अच्छी हो जाती, मेरी बात सुनो, आप फिरते रहो, आपको एक स्विफ्ट कार देंगे आपको फिरने के वास्ते, आपको माखूल तनख्वाह देंगे,
मगर हमारे लोग एडवर्टाइजमेंट दे दिए, कैसा करना बोल के सोच में, तो ठीक है मैडम आप वो कंडक्ट कीजिए इंटरव्यू। उसके बाद बोर्ड मेंबर्स दोनों को रखे, एक खान साहब, अब जो माइनॉरिटी वेलफेयर के सजेस्टिव ऑफिसर्स हैं, जी 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 जी, एक खान साहब, एक खान, RS प्रवीण कुमार, दोनों भी IAPS ऑफिसर्स, जी दोनों मेंबर, क्रिस्टीना मैडम चेयरमैन। जी। तो अब इंटरव्यू को एम चेतम रहा बोल के पेंटाया साहब बोले, तो पाप हो रहा, आए तो आई, नहीं तो गई। हाँ गए, इंटरव्यू लिए। उसके बाद में सब हर तरीके से क्लासरूम का, उसका इसका, उनको साहब को भी पूछे, मेरे को पूछे, और सबको, हर एक जना, जिसमें से कुछ लोग नहीं आए थे, करीब नहीं बोले तो भी एक 80 तक आए थे। आने के बाद में इंटरव्यू हुआ तो किस्मत हमारी, हम दोनों भी सिलेक्ट हो गए। क्या बात है। सेलेक्ट होने के बाद में दोबारा आप फिर नौकरी, सर्विस में आ गए। फिर सर्विस, दोनों सेलेक्ट होने के बाद, अरे खास बात बोलता हूँ मैं, पेंटाया साहब क्या बोले बोल, तो चल रहे वहाँ अहमद की होटल है ना हमारी सैफाबाद ऑफिस का, ने थोड़ी से बात भी करना है, मेरे दिल की एक बात भी बोलना है, एक चाय पी लेंगे, बात करेंगे वहाँ पे अहमद की होटल पे। हम वहाँ जाके बैठते थे, ईरानी होटल है, आप देखे होंगे बस स्टॉप के पास, ऐसा लकड़ी का पुल से ऐसा। एक दफ़ा आप हाथ भी हिलाया था मैं, स्कूटर पर जा रहे थे। और जाने के बाद में बोलो साहब, पेंटाया साहब क्या बात है बोले, तो हम लोग दूसरी नौकरी कर रहे रहे, कैसा माहौल होता नहीं मालूम। मैं लंबाड़ा हूँ, तू मुसलमान है। फिर अब मुसलमान तू माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में अगर गया, तो तेरे को मुसलमान साथ आते। मैं लंगवाड़ा के उसमें गया तो मेरे के साथ आते। और दूसरी बात क्या बोले, तो अगर माइनॉरिटी में आया तो मैं हैदराबाद में रह जाता, ऑफिस हैदराबाद में है। ट्राइबल में आया तो तेरे को महबूबनगर में रह सकता तू। तो इसलिए हम लोग सोच लिए क्या बोलते हैं, तो ठीक है चलो। तो अब क्रिस्टीना से कौन बात करना जाके, चल मैं बात करता हूँ, चल क्या उसमें क्या है। तो सबसे पहले हमारे AK खान साहब को नोटिस में लाए। उसके बाद डॉक्टर RS प्रवीण कुमार साहब, जो IPS ऑफिसर हैं, DGP रैंक के हैं जी, उन्होंने बहुत इम्प्रेस हुए मेरे को। उन्होंने एक सवाल किए थे, क्लास में अगर कंट्रोल नहीं रहे तो कैसा कंट्रोल करना बोल के पूछे। क्लास में, क्लास को जी, टीचर कैसा कंट्रोल करना। आप साइकोलॉजी किया ना, MSc साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी में। बोले तो मैं उनको बोला, मैं टीचर जब घर से निकलता तो घर के माहौल थोड़ा उसके ऊपर असर रहता। उसके बाद बाज़ार में आता, स्कूटर पे आता तो कोई आड़े कोई ऑटो रिक्शा आ जाता, उसका भी उसके ऊपर जहन पे असर रहता। उसके बाद किसी से झगड़ा भी हो गया तो वो भी असर रहता, कुछ असरात के साथ उन दाखिल होता। वैसे ही बच्चे भी कुछ ना कुछ, अपने दोस्ताने में झगड़ा हो गया तो उसके वास्ते मोटिवेट करना, पहले बच्चों को जमात में लाना, जहनी तौर पे लाना वो लोगों को जी। अगर जहनी तौर पे आप जमात में बच्चों को लाएंगे तो उनका इंटरेस्ट भी अच्छा रहेगा, उनका इंटरेस्ट पैदा होगा। मोटिवेशन मेथड बोलते, वो मेथड उनको बहुत अच्छा दिखा। और एक ही बात बोले, आई एम वेरी हैप्पी इफ यू जॉइन इन ट्राइबल। जी। तो उसके बाद ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो गया मैं 1 फरवरी 2018 में। अब वो सबको मालूम है, 17 में तो मकान ही बनाते रहा हमें पूरा 1 साल। जी 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 माशाल्लाह। 16 में रिटायर हुआ, मकान बनाया। उसके बाद मकान ख़त्म हुआ, मकान 12 जनवरी को दाखिल हुए। ये 12 जनवरी को 2 साल हो जाते हैं। उसके बाद आप आए इफ्तिताह में जी, हबीब साहब, सदर साहब भी आए बाद में माशाल्लाह। और सदर साहब जो यादगार पार्टी नहीं, जो बोर्ड पे माशाल्लाह बोल के लिखे, वो एक लफ्ज ही बरकत है जो उतना तेजी से मकान हुआ। अल्लाह का कितना शुक्र अदा करें। उनका काम बस जहाँ भी जो जरूरत पड़ जाती है उसको पूरा कर देते। एक बोर्ड बना हुआ था वहाँ पे जिसको सेल्फ डालना था, खुला था। एक चाक पीस मंगाए
और जब का जब माशाल्लाह बोल के लिखे। उसके बाद नवंबर की तारीख शायद मेरे पास होंगी, तस्वीर भी होंगी जी जी उसकी। नवंबर के तारीख डाले, अक्टूबर नहीं, जी अक्टूबर के 17 अक्टूबर जी 17 डालने के बाद में आए। बहुत ही तेज़ी से मकान की तामीर हुई, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ा, शानदार बहुत मकान बना। शानदार मकान अच्छा बना। आपकी- नौकरी ज्वाइन कर लिया हूँ मैं। हाँ। और मेरे को बहुत ही अच्छा स्टाफ है। और प्राइमरी से लेके अब अंडर ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन तक इंस्टीट्यूट को मैं इंस्पेक्शन अब करता इस हूँ। सर्विस को कैसे काउंट करेंगे? ये लोग काउंट करते हैं कुछ सर्विस को आपके रिटायरमेंट के बाद? क्या इसके एक तरीक़ाकार रहता है? एक कंसल्टेंट पे देते हैं मेरे को, लेकिन कनेक्ट रहते हैं बिल्कुल। 7 साल तक। अगर कोई 58 साल में रिटायर हुआ तो 65 साल तक एक IAS ऑफिसर को पावर्स है जी देने का। अच्छा अच्छा, यानी कि अब 2 साल हुए, अभी 5 साल तक मैं नौकरी कर सकता कर सकते हैं जी। माशाल्लाह। तनख्वाह है, एक दिन विजिट करे तो 1000 रुपये है। मेरा एरिया आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे। जी महमनगर पूरा है, 5 ज़िले। 5 ज़िले में नगर। विकाराबाद है, रंगारेड्डी है, 7 ज़िले हैं मेरे को। इधर श्रीशैलम मन्नानूर तक जाता हूँ मैं, इधर गदवाल तक जाता हूँ। आप डेली? नहीं, महीने में 14 विजिट करता हूँ मैं। जुम्मा और इतवार को हॉलीडे ये करता हूँ। पीर के दिन वहाँ पर रहता हूँ मैं ऑफिस में, दफ्तर में। किसी को कुछ काम वगैरह रहा तो दफ्तर के पीर के दिन आ जाना। और एक नया सिस्टम क्या बनाया मैं बोले तो सब खैर एतराज़ भी हो रहा आने वालों को। बाद में हम आए तो ये कैसा साहब ये सिस्टम बोले तो अब मन्नानूर वाला है, उसके बिल्स है, उस पर दस्तखत होना है जी। उन महमनगर को बुला के उसको दस्तखत कर रहे। वो चीज़ बंद करा दिया मैं जी। महीने में मैं एक दफ़ा तो आपके पास आऊँगा ना जी जब भी रखते जब भी दस्तखत कर देता हूँ। अब महमनगर कहीं को आते हैं। जी। अब बालापुर है, बालापुर से उन हयात नगर से महमनगर आना मतलब कितनी मुश्किल उसको। बहुत बड़ा डिस्टेंस है। बहुत है, लोगों को मुश्किल होती है। देखो नक्का बोले तो मैं रह तक तो चलेगा, अब आके आपकी मर्जी। मेरा स्टाफ भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। मैं जितना भी मैं बनाऊँ, आयो मैं जितना भी ब्रेक ले रहे थे उन्होंने, इसलिए रुका है। बताए आपको ब्रेक, थोड़ा ब्रेक ले लो जी। उस्मान बाहियाल साहब, वैसे तो मेरी तबीयत नहीं भरी, आपकी जो रवानी है बयानी की, आपकी जो खिदमत है, आपकी जो एजुकेशन से आपका ताल्लुक़ है, जितना सुना मुझे कम है। क्योंकि एजुकेशन जहाँ जहाँ तक जाता है मेरी तबीयत खुश होते रहती है। और आप जैसी शख्सियत जो बर्दाश्त ग्रुप को आज हमारे हाथ लगी है, हम चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपका निकालें, लेकिन एक क्योंकि हमारी तमा पूरी नहीं हुई। फिर कभी हम आपके साथ एक मुलाकात करेंगे। मैं आपसे हमारे बर्दाश्त ग्रुप के लिए एक आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहते हैं? बर्दाश्त ग्रुप के तमाम मेंबरों से मैं एक ही मैसेज देना चाह रहा हूँ, वक्त की पाबंदी कीजिए। सदर साहब, नायब सदर साहब का जब भी जो भी हुक्म हुआ उसकी तामील कीजिए। क्योंकि एक हीरो का हार के जैसा बर्दाश्त ग्रुप को बुना है सदर साहब, नायब सदर साहब ने। एक बहुत ही मेहनत से इसको मुंतशिर मत कीजिए। और एक चीज़, उर्दू से रग़बत पैदा कीजिए। क्या बात? उर्दू से रग़बत पैदा कीजिए। जो हम उर्दू से दूर हुए हम वो आज महसूस कर रहे हैं। और अखबार ज़रूर पढ़ रहे हैं, उर्दू अखबार ख़रीद कर पढ़िए जी। आजकल बहुत ज़रूरत है। और एक जहती का मुजाहरा कीजिए। परसों बातों में एक बात हुई, ये मई क्या है, ये मई क्या है, हम बन जाओ। ये मई क्या है, हम बन जाओ। हम में हिम्मत है, हम में हौसला है, हम में हिदायत है, हम में हुकूमत है। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे उस्मान बाहियाल साहब, हमारे ग्रुप के एक्टिव मेंबर। आज इनसे एक मुलाकात
और मुलाकात इंशाल्लाह फिर एक और हमारी ख्वाहिश है। और मैं अपने वालिद के कलाम के साथ इंशाल्लाह मार्च के महीने में सदर साहब, नायब सदर साहब फिर आएंगे। मैं उस दिन और तफसीली बहुत बहुत इंटरव्यू शुक्रिया दूंगा। बर्दाश्त ग्रुप को आपने काफ़ी वक्त दिया, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं एक छोटी सी ख्वाहिश करूँगा बर्दाश्त ग्रुप की। जी, मार्च के महीने में मैं कुछ अवार्ड्स बनाऊंगा। मैं जी, आप जिसको चाहे आप नाम बोले तो नाम के उनके नाम पे बनाएंगे आपके अवार्ड। बहुत बहुत शुक्रिया। बर्दाश्त के मतलब ये और सदर नायब सदर साहब के हिसाब से, क्योंकि हमारा ट्राइबल वेलफेयर स्कूल जिसमें माइनॉरिटी स्कूल में भी जी, माशी तौर पे भी जी, कुछ बनने का बनाते हैं, तो जहाँ पर मेमेंटोज बनते हैं हमारे कॉलेजेस में। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग मिशनरी है, हाँ जी। सब है। मैं इंशाल्लाह आप जितने चाहे, अगर आप 100 बोले तो 100 अवार्ड बना के दूंगा। आपके मैं ख्यालात की कदर करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी पहल है। हम उसको मार्च में इंशाल्लाह इंशाल्लाह कायम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सदर साहब, नायब सदर साहब बहुत शुक्रगुजार हूँ, और बर्दाश्त ग्रुप के मेंबर्स को मुझे बर्दाश्त करने की ख्वाहिश करता हूँ। शुक्रन, खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक देराना ख्वाहिश और मेरी जुस्तजू भी थी कि मैं उस अजीम शख्सियत के कलाम को, उनके दीवान को, उनकी शायरी को पढ़ने की दिलचस्पी रखता था। आज हमारे ग्रुप की सदर मोहम्मद अली ज़ुबैदी साहब ने मुझे ये मौका दिया और मुझे फ़ख्र भी है। एक अजीम शख्सियत जो हमारी अपनी सोसाइटी के मशहूर व मारूफ, जिनके फ़र्जंद उस्मान अहमद बाहिया साहब और उनके भतीजे असलम सईद बाहिया जो हमारे ग्रुप के मेंबर हैं। आइए, महवी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज महवी साहब का दीवान मेरे सामने है। महवी साहब के कुछ गज़लों को पढ़ने की कोशिश करूँगा। उससे पहले कि एक शायर का कलाम के समझ में आ जाए कि मैं ये कलाम आखिर क्यों पढ़ा हूँ। शुरू में, ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक़ सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। मैं तो इस खाना बदोशी में भी खुश हूँ, लेकिन अगली नस्लें तो ना भटकें, उन्हें घर भी देना। जुल्म और सब्र का ये खेल मुकम्मिल हो जाए, उसको खंजर जो दिया है मुझे सर भी देना। इस शायर की शायरी इसलिए याद आई मुझे कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं दीवाने महदी से कुछ कलाम पढ़ूंगा। तो मैंने तसव्वुर में एक शायर का तसव्वुर और उसकी इजहार ख्याल को समझना आम आदमी के लिए मुश्किल का काम है। जिस तरीक़े से वो अल्फाज को तरतीब देते हैं, वो वही उनका अपना हुनर होता है। महवी साहब के कलाम में काफ़ी दिलचस्पी है, काफ़ी गहराई है, और हर मौके के लिहाज से उन्होंने अपने कलाम को, अपनी शायरी को पेश किया है। तो ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक़ सफ़र भी देना। इसी को मैं कुछ इस तरह कहना मुनासिब समझूंगा। मौका दिया है तो सलीक़ा भी देना, मौका दिया है तो सलीक़ा भी देना, महवी साहब की किताबत को पढ़ने का शऊर भी देना। तसव्वुरात में तस्कीने ज़िंदगी न मिली,
तसव्वुरात में तस्कीन जिंदगी न मिली, ख्याली शम्मा से दुनिया को रोशनी न मिली, खिर्द ने छान लिए सब बुलंद व पस्त मगर जुनू बगैर किसी दिल को आगाही न मिली। तसव्वुरात में तस्कीन जिंदगी न मिली, ख्याली शम्मा से दुनिया को रोशनी न मिली, खिर्द ने छान लिए सब बुलंद व पस्त मगर जुनू बगैर किसी दिल को आगाही न मिली। बड़ा भरोसा था, बड़ा भरोसा था खुद अपनी रहबरी पे जिन्हें, बड़ा भरोसा था खुद अपनी रहबरी पे जिन्हें तमाम उम्र चले गर्द कारवां भी न मिली, तमाम उम्र चले गर्द कारवां भी न मिली। बड़ा भरोसा था खुद अपनी रहबरी पे जिन्हें, चढ़ा है सैकड़ों सागर मगर यह गम ही रहा, चढ़ा है सैकड़ों सागर मगर यह गम ही रहा। तेरी नजर ने जो दी थी वो बेखुदी न मिली, तेरी नजर ने जो दी थी वो बेखुदी न मिली। चढ़ाए सैकड़ों सागर मगर यह गम ही रहा, तेरी नजर ने जो दी थी वो बेखुदी न मिली। ना पूछो दिल सी गिरा खदरे शे कहां खो दी, न पूछो दिल सी गिरा खदरे शे कहां खो दी, न पूछो दिल सी गिरा खदर शे कहां खो दी। गमे जहां में जो शे गुम हुई कभी न मिली, गमे जहां में जो शे गुम हुई कभी न मिली। न पूछो दिल से गिरा खदर शे कहां खो दी, गमे जहां में जो शे गुम हुई कभी न मिली। खुलूस दिल से जबी जिस जगह झुकी रख दी, खुलूस दिल से जबी जिस जगह झुकी रख दी। हजारों सजदों में फिर ऐसी बंदगी न मिली, खुलूस दिल से जबी जिस जगह झुकी रख दी। हजारों सजदों में फिर ऐसी बंदगी न मिली। सुना ये था कि बहार उनके साथ चलती है, सुना ये था कि बहार उनके साथ चलती है। वो आ गए भी तो दिल को शुगुफ्तगी न मिली, वो आ गए भी तो दिल को शुगुफ्तगी न मिली। बाजबर देख लिया था जो मेरा जख्म जिगर, बाजबर देख लिया था जो मेरा जख्म जिगर। फिर आज तक लब संजीदा पर हंसी न मिली, फिर आज तक लब संजीदा पर हंसी न मिली। बाजबर देख लिया था जो मेरा जख्म जिगर, फिर आज तक लबे संजीदा पे हंसी न मिली। है जिंदगी ये गिरा नक्शे जिंदगी महवी, है जिंदगी ये गिरा नक्शे जिंदगी महवी। तलाश जिसकी हमें थी वो जिंदगी न मिली, तलाश जिसकी हमें थी वो जिंदगी न मिली। बाजबर देख लिया था जो मेरा जख्म जिगर, फिर आज तक लबे संजीदा पर हंसी न मिली। न कोई संदेश, क्या बात है भाई। बाबा क्या बात। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन संदेश जहाँ तुम चले।
से पूरा करना कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन संदेश जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। अब यादों के तागे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है ना सूखते हैं। अब यादों के तागे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है ना सूखते हैं। तुम्हें भूल रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने कौन संदेश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। ओ कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए। वहाँ वहाँ भी जलाए हैं आंसुओं के चिराग, वहाँ वहाँ भी जलाए हैं आंसुओं के चिराग, जहाँ जहाँ भी हमें तीर की नजर आई। वहाँ वहाँ भी जलाए हैं आंसुओं के चिराग, जहाँ जहाँ भी हमें तीर की नजर आई।